प्रयास एकेडमी। हम जानते हैं कि सीटेट की परीक्षा बहुत नज़दीक है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस कंफर्म आता है। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखें तो एसिड, बेसिस एंड साल्ट या अम्ल, क्षारक के अलवर जिसे हिंदी में कहते हैं, इनसे क्वेश्चंस भर भर के पूछे गए हैं। तो हर पेपर में आपको इससे क्वेश्चंस मिलेंगे, तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, और क्लास 7th की एनसीईआरटी ऑलरेडी 6th, 7th, 8th की अगर आप बुक को देखें तो 7th की जो एनसीईआरटी की बुक है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है सीटेट के लिए। ठीक है, तो एसिड, बेसिस, साल्ट क्या होते हैं, अम्ल, क्षारक, लवण क्या होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। अगर हम कुछ अपने जो लाइफ में कुछ चीज़ों को यूज़ करते हैं, जैसे कि नींबू हो गया, इमली हो गया, नमक, शक्कर और सिरका, बहुत सारे पदार्थों का उपयोग करते हैं, बहुत सारे सब्सटेंसेस हम यूज़ करते हैं। क्या ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं, क्या इन सभी का टेस्ट सेम होता है? नहीं, सभी चीज़ों का टेस्ट सेम नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पे एक लिस्ट दी हुई है, नींबू का रस है, संतरे का रस, सिरका, दही, इमली, शक्कर, नमक, आंवला, खाने का सोडा, अंगूर, कच्चा आम, खीरा। तो ये जितने भी सामान हैं, सब्सटेंसेस हैं, पदार्थ है, इनका स्वाद अलग अलग होता है। लेकिन कब पता चलता है? जब हम इसको टेस्ट करते हैं तभी पता चलेगा। अभी आगे पढ़ेंगे कि हमको कैसे पता चलेगा कि किस चीज़ में क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे दही, अम्ल, एसिड की बात की जा रही है। इंग्लिश भी बोलती चलूँगी तो कोई आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। एसिड और बेसिस, तो दही, नींबू का रस, संतरे का रस और सिरके का स्वाद, जब इनको टेस्ट करते हैं हम तो कैसा टेस्ट आता है? इन पदार्थों का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। खट्टा यानी इंग्लिश में सोर कहते हैं। तो टेस्ट कैसा होता है? सोर होता है, यानी खट्टा होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें क्या होते हैं? प्रेजेंट होता है, एसिड होते हैं। तो ऐसे सभी पदार्थ, ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद क्या होता है? खट्टा होता है, यानी सोर होता है, वो क्या होते हैं? उनमें क्या प्रेजेंट होता है? एसिड प्रेजेंट होता है। ऐसे पदार्थों की रासायनिक प्रकृति यानी केमिकल नेचर क्या होता है? वो एसिडिक होता है। और ऐसी एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एशियर से हुई है। ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि एसिड शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? तो एशियर से हुई है, जिसका अर्थ है खट्टा। तो यहाँ तक हमने देख लिया। इन पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल प्राकृतिक अम्ल होते हैं, यानी नेचुरल एसिड होते हैं। ये जो नेचुरली कोई इसमें मिक्स नहीं किया जा रहा है, तो ये सारे जो सब्सटेंस हैं इनमें जो एसिड मिल रहा है वो क्या है? नेचुरल एसिड यानी प्राकृतिक अम्ल। अब हम लोग और जो चीज़ें थी इसमें उनको टेस्ट करने पे क्या क्या चीज़ें हैं। खाने का सोडा हो गया, जिसे हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं, इसका स्वाद भी खट्टा होता है? नहीं। तो इसका स्वाद कैसा होता है? ये कैसा, अगर हम इसको टेस्ट करें ना तो इसका स्वाद कैसा आएगा? इसका स्वाद थोड़ा सा कड़वा आएगा। और इसको अगर आपकी इसके विलयन को, माने इसमें थोड़ा सा सॉल्यूशन बना ले अगर, तो इसको अपनी उंगलियों के बीच रगड़े तो ये कैसा फील होता है? साबुन जैसा चिकना लगता है। तो सामान्यतः ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्षारक कहलाते हैं। यानी क्या कहलाते हैं? बेस कहलाते हैं। यानी द सब्सटेंसेस विच आर बिटर इन टेस्ट एंड फील सोपी ऑन टचिंग आर नोन एज बेसिस। इन पदार्थों की प्रकृति कैसी होती है? क्षारकीय यानी बेसिक होती है। द नेचर ऑफ दिस सब्सटेंसेस इज सेड टू बी बेसिक। ठीक है, तो ये आप लोगों को आई होप कि हिंदी इंग्लिश दोनों में ही कर रही हूँ तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब एक बात आती है, क्या सारे सब्सटेंसेस जो है जिनको हम सारी चीज़ों को डायरेक्ट मुंह में डाल के टेस्ट कर लेना चाहिए? ऐसा नहीं। हमको कभी भी किसी वस्तु को बिना जाने चखना नहीं चाहिए। तो अगर हम चख नहीं सकते हैं तो हम उसकी वो एसिडिक है कि बेसिक है कैसे पता करेंगे? आता है ना कि अगर हम किसी चीज़ को टेस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो उसमें क्या प्रेजेंट है, वो एसिडिक नेचर है या बेसिक नेचर है, वो कैसे पता करेंगे? तो कोई पदार्थ अम्लीय है यानी एसिडिक है अथवा बेसिक है, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ये पदार्थ सूचक कहलाते हैं।
यानी कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, स्पेशल सब्सटेंसेस होते हैं जिनका यूज ये पता करने के लिए किया जाता है कि ये सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। इन सब्सटेंसेस को क्या कहते हैं? सूचक या इंडिकेटर कहते हैं। ठीक है, और ये इंडिकेटर क्या करते हैं? जब इन इंडिकेटरों को एसिडिक अथवा बेसिक सब्सटेंसेस के विलयन में मिलाया जाता है तो इनका रंग क्या होता है? बदल जाता है। और उसी रंग बदलने के बेसिस पे हम क्या पता लगाते हैं कि अगर ये रंग आया ये चीज़ मिलाने पे तो ये एसिडिक, और ये रंग मिलाने पे ऐसा कुछ हो गया तो बेसिक, जिसका हम लोग एग्जाम्पल आगे पढ़ेंगे। हल्दी, और ये क्वेश्चन भर भर के आपसे पूछे जाते हैं। हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियाँ और कुछ प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले इंडिकेटर है। ये इंडिकेटर्स के नाम हैं जिनका यूज़ ये पता करने में किया जाता है कि ये सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर एक समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि अगर पूछ लिया जैसे क्वेश्चन आया था कि आंवले में क्या पाया जाता है या अंगूर में क्या होता है, तो ये चींटी के डंक में क्या मिलता है, कौन सा एसिड मिलता है। तो ये चार्ट जो है ना ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जिसको आपको लर्न कर लेना चाहिए। तो एसिडिक एसिड किस में मिलता है? सिरका यानी विनेगर में मिलता है। फार्मिक एसिड कहाँ मिलता है? चींटियों के डंक में। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि फार्मिक एसिड किस में मिलता है? तो चींटी के डंक में। फार्मिक एसिड किस में मिलता है? चींटी के डंक में। साइट्रिक एसिड नींबू कुल के सिट्रस फल। सिट्रस फल क्या होते हैं? जो खट्टे फलों का ग्रुप होता है ना उसको सिट्रस फल कहते हैं। सच जैसे कि ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, संतरा, नींबू जो है, ये सब क्या आते हैं? सिट्रस फल के अंतर्गत आते हैं। और इनमें क्या पाया जाता है? साइट्रिक एसिड पाया जाता है। चींटी के डंक में क्या पाया जाता है? फार्मिक एसिड। सिरके में क्या पाया जाता है? एसिटिक एसिड। ठीक है, दही में क्या पाया जाता है? लैक्टिक एसिड। तो कर्ड यानी दही में क्या पाया जाता है? लैक्टिक एसिड। पालक जिसे हम स्पिनच बोलते हैं, इसमें क्या पाया जाता है? ऑक्जेलिक एसिड। आंवला, साइट्रस फ्रूट, इन सबों में क्या पाया जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड, यानी विटामिन सी पाया जाता है आंवला में और साइट्रस फल में। इमली, अंगूर, कच्चे आम, ये बहुत पूछा जाता है। इमली, अंगूर, कच्चे आम, ये तीनों ही नाम आ जाते हैं और ये टार्टरिक एसिड बहुत बार पूछा गया है। इमली, अंगूर, कच्चे आम में क्या पाया जाता है? तो टार्टरिक एसिड पाया जाता है। ऊपर बताए गए सभी अम्ल प्रकृति में पाए जाते हैं यानी नेचुरली हैं। बेसिस की बात करें तो चूने के पानी में क्या पाया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। खिड़की के कांच आदि साफ करने के लिए जो एक आपका विंडो क्लीनर होता है उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, लाइम वाटर में क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और जो विंडो क्लीनर होते हैं उनमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सोप यानी साबुन में क्या होता है? सोडियम के हाइड्राइड्स और पोटेशियम के हाइड्रोक्साइड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी दूधिया मैग्नीशियम जिसे कहते हैं, उसमें क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सारी चीज़ें हैं आपके एसिड और बेसिस की एक चार्ट है जिसको आपको पढ़ लेना चाहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। अब देखते हैं क्या है हमारे आसपास के प्राकृतिक सूचक यानी नेचुरल इंडिकेटर्स जो हैं उनके बारे में दिया गया है। तो एक लिटमस एक ऐसा एक क्या है? नेचुरल इंडिकेटर है, प्राकृतिक डाई जिसको कहते हैं। इसके बारे में देखते हैं कि इसके बारे में क्या कहा गया है। सबसे सामान्य रूप से इसका उपयोग किया जाने वाला प्राकृतिक सूचक यानी नेचुरल इंडिकेटर क्या है? लिटमस है। इसे लाइकेन यानी शैक से निष्कर्षित किया जाता है। इसे किससे निकाला जाता है? इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लाइकेन। इसको लाइकेनों से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। आसुत जल में इसका रंग माव नील शोर होता है यानी व्हेन एडेड टू इट हैज़ अ पर्पल कलर इन डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर में इसका कलर कैसा होता है? पर्पल कलर होता है।
जब इसे एसिडिक सॉल्यूशन में मिलाया जाता है तो यह लाल हो जाता है, और जब बेसिक सॉल्यूशन में मिलाया जाता है तो यह नीला हो जाता है। यानी क्या है कि अगर आपका एसिडिक सब्सटेंस है इसके अंदर, और इस इंडिकेटर को जब हम इसमें मिलाएंगे तो कैसा मिल जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा। और अगर इस सब्सटेंस के अंदर कोई बेसिक सब्सटेंस है और लिटमस मिलाएंगे तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ब्लू यानी नीले कलर का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एसिडिक विलेन में जब लिटमस को मिलाया जाता है तो कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है, और बेसिक विलेन में मिलाया जाता है तो ये ब्लू यानी नीला हो जाता है। विलेन के रूप में अथवा कागज की पट्टियों के रूप में इसका उपयोग होता है, जिसको हम लिटमस पेपर या लिटमस पत्र कहते हैं। मतलब ये किस फॉर्म में अवेलेबल होता है, इसकी जो छोटी कागज की जो स्ट्रिप होती है उसके फॉर्म में इसको रखा जाता है। जैसे आप यहाँ पे डायग्राम में देखेंगे तो ये प्रैक्टिकल जब होता है लैब में, तो जो बच्चे लैब जाते हैं उनको देखने को मिलता होगा। ये लिटमस पेपर है और 2 कलर में आता है, ये एक रेड कलर एक ब्लू कलर हो गया, तो लाल और नीला लिटमस पत्र इसको बोलते हैं। तो इस तरीके के फॉर्म में ये अवेलेबल होता है, और इसी पेपर को हम एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं या बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं, और जैसे कलर चेंज होता है उसके बेसिस पे हम पता करते हैं कि ये सॉल्यूशन जो था ये एसिड था या एसिडिक नेचर था या बेसिक था। और ये लाइकेन का डायग्राम है जिससे हमको ये लिटमस पेपर यानी लिटमस नेचुरल इंडिकेटर जो है वो मिलता है। ठीक है, तो नेचुरल इंडिकेटर के बारे में हम लोगों ने जान लिया। उसके बाद क्या पढ़ना है देखते हैं। ये प्रैक्टिकल है कि किस तरीके से पता कर रहे हैं। तो लिटमस पेपर में सिर्फ हमको ये जाना था कि अगर हम इस लिटमस पेपर को एसिडिक नेचर में डालते हैं तो इसका कलर ये किस कलर में टर्न हो जाता है, रेड कलर हो जाता है, और बेसिक में सॉल्यूशन में डालते हैं तो ये ब्लू कलर का हो जाता है। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया। अब क्या आपकी सूची में कुछ ऐसे विलेन हैं जिनका लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता? अगर लिटमस पेपर में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो ऐसे विलेन जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रंगों को परिवर्तित नहीं करते हैं वो उदासीन विलेन कहलाते हैं। ना तो ये अम्लीय होते हैं और ना ही क्षारकीय होते हैं। तो इसका मतलब अगर लिटमस पेपर पर उस सब्सटेंस को डालने पर लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं होता है तो इसका मतलब वो सब्सटेंस ना तो एसिडिक है और ना ही बेसिक नेचर का है। वो कैसा है, न्यूट्रल सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है, न्यूट्रल सॉल्यूशन है। ठीक है, अब दूसरा नेचुरल इंडिकेटर क्या है, वो है हमारा हल्दी यानी जिसको हम टर्मरिक कहते हैं। ये भी हमारा एक प्राकृतिक इंडिकेटर है यानी नेचुरल इंडिकेटर है, एक सूचक की तरह कार्य करता है। अगर आपने कभी ध्यान से देखा हो तो अगर आपकी शर्ट पे या किसी भी वाइट कपड़े पे अगर हल्दी गिर जाती है और उसको आप साबुन से क्या करिए, धुलिए, तो वो कलर चेंज होके कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है। ठीक है, कलर कैसा चेंज हो जाता है, रेड हो जाता है। यानी साबुन में क्या था, बेस था। साबुन क्या था, बेसिक नेचर है, और बेसिक नेचर में क्योंकि हम लोगों ने पता था बेसिक सोपी नेचर का होता है चीज़, जो वो बेसिक होता है, तो बेस था। यानी हल्दी क्या है, बेसिक सॉल्यूशन से जब मिल रहा है तो वो कलर क्या हो जा रहा है, रेड हो जा रहा है। तो इससे हमें पता चल गया कि सोप क्या था, बेसिक नेचर का था। तो यहाँ देखिए, इसको पढ़ लेते हैं। 1 चम्मच हल्दी पाउडर लीजिए, इसमें थोड़ा सा जल मिलाकर इसका पेस्ट बना लीजिए। ठीक है, ब्लॉटिंग पेपर या फिल्टर पत्र पर हल्दी का पेस्ट लगाकर हल्दी पत्र बनाइए और उसे सुखा लीजिए। यानी जो फिल्टर पेपर होता है उसको हल्दी से कलर कर लीजिए। अब जब ये सूख जाता है तो उस पर क्या करते हैं, साबुन की पट्टी, हल्दी पत्र की जो पट्टी है उस पर साबुन का विलयन डालिए, और साबुन का विलयन जैसे ही डालेंगे तो वो कैसा कलर हो जाएगा, रेड कलर हो जाएगा। तो कभी कभी इस चीज़ का यूज लोग कार्ड बनाने में करते हैं। मान लीजिए एक
पेपर लिया, उसको हल्दी से कलर कर लिया, वहाँ पे फ्लावर बना दिए, और वहाँ पे सोप के विलन से अगर ये बनाएंगे तो ये जो फ्लावर होगा उसको आप रेड कलर दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सोप जहाँ जहाँ लगेगा वो कलर हल्दी क्या करेगी, उसको रेड कलर में चेंज हो जाएगी। तो ये था। और देखिए ये कर रही है ना लड़की, जैसे अपने माता जी के जन्मदिन पर उनके लिए बधाई पत्र बना रही है। तो एक पेपर लिया, उसको हल्दी का पेस्ट लिया और उसको हल्दी से पहले पेस्ट कर लिया। अब क्या कर रही है, उस हल्दी के पेपर पे साबुन के पानी से पेंटिंग कर रही है। तो जहाँ जहाँ पेंटिंग कर रही है, जैसे ही साबुन का पानी हल्दी पे पड़ेगा वहाँ वहाँ क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि हल्दी क्या करता है, एसिड में तो कुछ नहीं करता है, लेकिन जैसे ही बेस से तो वो रेड कलर में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया। अब अलग सा इंडिकेटर कौन सा है, थर्ड इंडिकेटर हमारा है गुड़हल का पुष्प, यानी इससे हम कैसे पता लगाएंगे। गुड़हल का पुष्प को हम लोग क्या बोलते हैं, चाइना रोज़ बोलते हैं ना। तो चाइना रोज़ से कैसे पता लगाएंगे, देखिए इसको पढ़ते हैं ज़रा सा। गुड़हल के पुष्प की कुछ पंखुड़ियाँ एकत्र कीजिए और उसको किसी बीकर में रख दीजिए। इसमें थोड़ा सा गर्म जल मिलाइए। अब मिश्रण को कुछ समय तक रखिए जब तक कि जल रंगीन न हो जाए, यानी गर्म पानी लेके उसमें गुड़हल के पुष्प का फूल का क्या करेंगे, पंखुड़ियों को उसमें ले लेंगे, और जब वाटर कलरफुल हो जाएगा तो रंगीन जल को सूचक के रूप में यानी इंडिकेटर के रूप में हम उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब इस इंडिकेटर की यानी सूचक की 5-5 बूंदें प्रत्येक विलियन में मिलाइए। यहाँ जितनी भी चीज़ें दी हुई हैं इन सब में 5-5 बूंदे ड्रॉप्स क्या करेंगे, जो गुड़हल के चाइना रोज़ इंडिकेटर था उसके डालेंगे, और कैसा कलर आता है ये हम टेस्ट करेंगे और इससे पता करेंगे कि ये एसिडिक नेचर का है सॉल्यूशन, बेसिक है या न्यूट्रल है। तो अगर जो इंडिकेटर है उसका इफ़ेक्ट क्या क्या पड़ रहा है वो देखना है। तो गुड़हल के जो पुष्प का जो इंडिकेटर होता है वो एसिड विलयन, अगर ये सॉल्यूशन हम जो भी लिए हैं वो एसिड है तो वो गहरा गुलाबी यानी मेजेंटा कलर का हो जाएगा, ठीक है। यानी एसिड में ये सॉल्यूशन गुड़हल के पुष्प का चाइना रोज़ का जो इंडिकेटर है उसको यूज़ करने पे वो कैसा कलर हो जाएगा, गहरा गुलाबी यानी मेजेंटा कलर, डार्क पिंक मेजेंटा कलर का हो जाएगा। अगर इसको बेसिक सॉल्यूशन में डाला जाए तो वो बेसिक सॉल्यूशन को कैसा कर देगा, ग्रीन कर देगा। एसिड सॉल्यूशन को डार्क पिंक मेजेंटा कर देगा और बेसिक सॉल्यूशन को ग्रीन कर देगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे है, ये है आपका चाइना रोज़ इंडिकेटर बनाया गया है, और ये है इंडिकेटर आपका। अब इसको अगर हम एसिड में डालेंगे तो कैसा कलर हो जाएगा, मेजेंटा कलर हो जाएगा। इसी को हम जब बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, ग्रीन कलर हो जाएगा, ठीक है। तो हम जैसे ही ये कलर मेजेंटा कलर होगा अगर इस इंडिकेटर को डालने पे तो हम समझ जाएंगे कि ये सब्सटेंस कैसा था, एसिडिक था, और अगर ग्रीन कलर हो जाता है तो हम समझ जाएंगे कि ये कैसा था, ये बेसिक नेचर का था। तो इस तरीके से इस इंडिकेटर का यूज़ करते हैं। तो आपको लर्न क्या करना है कि किस पे क्या इफ़ेक्ट होता है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा और हमेशा याद रखना पड़ेगा आपको, तभी आप पेपर में इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और क्या है, ये सारी चीज़ें जो हैं इसके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा दिया हुआ है, देख लेते हैं। जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ेंगे। उदासीनीकरण यानी न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है इसको देख लेते हैं, ठीक है। छोड़ना है क्यों, किसी भी चीज़ को हमको छोड़ना नहीं है, इम्पॉर्टेंट चीज़ों को नहीं छोड़ना है। मतलब अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है और क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देता है। ये लिटमस पेपर का जो यूज़ किया था, तो एसिड सॉल्यूशन क्या है, अगर हम लिटमस पेपर
लिए हैं तो एसिड सॉल्यूशन डालेंगे तो वो लिटमस पेपर को रेड कर देगा, और अगर बेस डालेंगे लिटमस पेपर पे तो वो लिटमस पेपर को कैसा कर देगा, नीला कर देगा। ठीक है, तो ये तो हम लोग लिटमस पेपर का देखा था। अगर हम किसी एसिड को किसी बेस में मिलाएं तो क्या होगा, यानी एसिड में किसी बेस को मिला दें तो क्या हो जाएगा, वो पता करना है। तो जब हम उस सूचक का उपयोग करने जा रहे हैं जिसका अभी तक उपयोग नहीं किया, और वो सूचक कौन सा है, ये इंडिकेटर कौन सा है हमारा, वो हमारा इंडिकेटर है जब किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है, यानी न्यूट्रलाइजेशन कहलाती है। ठीक है, एसिड और बेसिस के बीच होने वाला जो रिएक्शन होता है वो क्या कहलाता है, न्यूट्रलाइजेशन कहलाता है, यानी उदासीनीकरण कहलाता है। इस प्रक्रम में ऊष्मा के निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण और जल निर्मित होते हैं, यानी जल बनता है। जब ये प्रोसेस होता है, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होता है, तो हीट रिलीज होती है और क्या होता है, साल्ट और वाटर बनता है। ये हो गया। तो यानी एसिड प्लस बेस का जब रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, साल्ट बनता है, और क्या बनता है, वाटर बनता है। ठीक है, वाटर बनता है, जिसका फॉर्मूला आई थिंक यहाँ पे दिया होगा। देखिए, एसिड प्लस बेस बना क्या, लवण यानी साल्ट, और जल और ऊष्मा क्या हुई, निर्मुक्त हुई, यानी रिलीज हुई, हीट इज इवॉल्व। निम्नलिखित अभिक्रिया इसका उदाहरण है, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जब सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे तो सोडियम क्लोराइड जो कि एक साल्ट है वो बनता है और वाटर बनता है और हीट इवॉल्व होती है। ठीक है, ये पढ़ लिया आप लोगों ने। अब क्या इसमें बचा हुआ है वो भी देख लेते हैं। हमारे लाइफ में, डेली लाइफ में जो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस है, यानी अगर हमको एसिडिटी हो जाए तो हम उसको कैसे ख़त्म करेंगे, तो अगर एसिड में बेस मिला दिया जाए तो उसका रिएक्शन ख़त्म हो जाएगा। तो उस चीज़ का यूज़ हमारे डेली लाइफ में कैसे होता है, जैसे कि अपाचन, जिसे हम इनडाइजेशन कहते हैं। तो हमारे आमाशय में यानी स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। जो हमारा स्टमक है उसमें क्या मिलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलता है, और ये भोजन के डाइजेशन में, फूड के डाइजेशन में हमारी हेल्प करता है। लेकिन स्टमक में यानी आमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा होने से अपाचन हो जाता है। हमारे स्टमक में अगर ज़्यादा एसिड हो जाएगा तो हमें प्रॉब्लम होती है, और कभी कभी ये इनडाइजेशन क्या होता है, काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और इस इनडाइजेशन से हमको मतलब मुक्ति पाने के लिए कह हैं, या रिलीफ पाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, हम क्या कर सकते हैं, दूधिया मैग्नीशियम यानी जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, जिसमें कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, उसको हम अगर लेते हैं तो यह क्या करता है, जो एसिडिटी का इफ़ेक्ट है उसको क्या कर देता है, ज़्यादा एसिडिटी का इफ़ेक्ट जो हमारे बॉडी में हो रहा है उसको कम कर देता है। क्यों? क्योंकि एसिड बेस से रिएक्ट करके उसको ख़त्म कर देता है, एक दूसरे के प्रभाव को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और इस तरीके से हमें रिलीफ मिल जाता है। ये हो गया, तो ये यूज़ कर रहे हैं। चींटी का डंक यानी एंट बाइट, जब चींटी काटती है तो त्वचा में, हमारे स्किन में क्या करती है, अम्लीय द्रव्य डाल देती है, यानी इंजेक्ट क्या कर देती है, एसिडिक लिक्विड, जिसको हम फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं। तो फॉर्मिक एसिड जब चींटी काटी तो हमारी बॉडी में एंट्री कर गया। डंक के प्रभाव को नमी युक्त खाने का सोडा, यानी जो आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, जिसे हम बेकिंग सोडा कहते हैं, खाने का सोडा अथवा कैलेमाइन विलयन मलकर उदासीन किया जाता है। अगर यानी चींटी काटे अगर आपको कभी भी, तो
चींटी काट रही है तो फॉर्मिक एसिड बॉडी इंजेक्ट कर रही है, तो फॉर्मिक एसिड के इफ़ेक्ट को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, बेस डालेंगे। और वो क्या है, सोडियम, खाने का सोडा, जिसे हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं, या कैलामाइन जो पाउडर आता है, विलेन आता है, उसको भी मल दे वहाँ पे, तो जो हमें राहत मिल जाती है, और हम फील एंटीबायोटिक, चींटी के काटने से जो जलन हो रही थी वो कम होने लगता है। ठीक है, तो ये भी हम डेली लाइफ में कर रहे हैं। मृदा उपचार यानी सॉइल ट्रीटमेंट में कैसे यूज़ होता है इस न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस का। रासायनिक उर्वरकों का अधिक उपयोग मृदा को अम्लीय बना देता है। जब ज़्यादा यूज़ करते हैं हम केमिकल्स का, केमिकल फर्टिलाइजर्स का, तो जो मिट्टी होती है, सॉइल होती है, उसको ज़्यादातर ये क्या बना देता है, मोर एसिडिक बना देता है, यानी मिट्टी जो होती है वो एसिडिक हो जाती है। यदि मृदा अत्यधिक अम्लीय अथवा अत्यधिक क्षारीय है, अगर मिट्टी ज़्यादा एसिडिक हो गई या ज़्यादा बेसिक हो गई, तो प्लांट की ग्रोथ अच्छी नहीं होती है। ठीक है, अब उसका उपचार क्या है। जब मृदा सॉइल ज़्यादा एसिडिक हो जाए तो उसे बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड अथवा बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारकों से उपचारित किया जाता है। अगर ज़्यादा एसिडिक हो गया है सॉइल तो उसमें क्या डालेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विक लाइम या स्लेक्ड लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल के उसको क्या करते हैं, उसके इफ़ेक्ट को कम कर देंगे। और यदि जो सॉइल है हमारा बेसिक नेचर का हो गया है, ज़्यादा बेसिक नेचर का हो गया है, तो उसमें जैव पदार्थ मिला जाते हैं। ये जैव पदार्थ यानी कंपोस्ट जो होते हैं वो मिट्टी में एसिड रिलीज़ करते हैं, और ये एसिड जो है वो बेस के इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है, और इस तरीके से हमारी सॉइल जो होती है परफेक्ट हो जाती है। ठीक है, कारखानों का अपशिष्ट ये लास्ट है, और ये चैप्टर यहीं पे फिनिश हो जाएगा। अनेक कारखानों के अपशिष्ट में अम्लीय पदार्थ मिश्रित होते हैं। जो वेस्टेज निकलता है ना फैक्ट्री से, उसमें बहुत सारे एसिडिक सब्सटेंसेस होते हैं, एसिड कंटेन करता है वो। यदि ऐसे अपशिष्ट पदार्थों को सीधे जलाशयों, नदियों में बहा दिया जाता है तो मछली और अन्य जलीय जीवों को अम्ल नष्ट कर देते हैं। और यही वेस्ट, फैक्ट्री का वेस्ट अगर वाटर में डिस्पोज कर दिया जाए, डाल दिया जाए, तो वाटर में रहने वाले जो एनिमल्स हैं, जैसे फिश हो गई, ये क्या होते हैं, मरने लगते हैं। ठीक है, अतः कारखाने के अपशिष्ट को जलाशयों, नदियों में विसर्जित करने से पहले इनको बेसिक क्षारकीय पदार्थ मिलाकर उदासीन किया जाता है। तो ऐसे पदार्थों को जो वेस्टेज होते हैं, फैक्ट्री वेस्टेज, उनको सबसे पहले न्यूट्रलाइज किया जाता है बेसिक सब्सटेंसेस मिला के, ताकि एसिड के प्रभाव को ख़त्म कर दे, और उसके बाद इनको नदी में डाला जाता है। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर था एसिड बेस। अब इसमें से आपने जब पढ़ा होगा तो खुद ही देखा होगा कि कितने क्वेश्चंस ये बन सकते हैं। अगर टाइम कम है तो आप लोग यहाँ से जो समरी वगैरह होती है ना चैप्टर के पीछे, उसको भी पढ़ लेंगे तो आपका थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाएगा, क्योंकि ये चैप्टर का सारांश होता है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है उसमें थोड़े ही पॉइंट में लेकिन दी हुई होती हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर हमारा होने वाला है मेटल्स, नॉन मेटल्स, और जैसे ही केमिस्ट्री हो जाएगा हम फिर से एक बार कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर को डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर चल रहा है। 7 फरवरी का दिसंबर में जो पेपर हुआ था उसको उसमें हम लोगों ने हिंदी का पेपर आज देखा है। नेक्स्ट पेपर भी जल्दी ही देखेंगे। ठीक है।